फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 ये टॉपिक चल रहा है हम लोगों का। इसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कंडीशन थी, इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स हो या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में देखते हैं और गवर्नमेंट को फिर क्या क्या स्टेप्स लेने पड़े इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेज नंबर 2.12। द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज़ मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में तो सीजनल होती है, एक खरीफ सीज़न होता है और एक रबी सीज़न होता है। तो उस सीज़न में ही, और कई फार्मर्स तो ऐसे हैं जो दोनों की प्रोडक्शन शायद ना करते हो, सिर्फ एक ही सीज़न में उनका जो वहाँ पर लैंड का सॉइल हो वो सिर्फ उसी सीज़न के लिए फेवर करता हो, तो एक ही सीज़न में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो पाएगी, बाकी पूरे साल वो खाली बैठे रहेंगे। लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री जो है वो पूरे साल भर में हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। एक दूसरा, और यहाँ पर पहली लाइन में लिखा था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी तो देश की ग्रोथ होगी। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कितनी भी कर लें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों? अगर ऐसा ही होता कि प्राइमरी सेक्टर से ही सब कुछ हो जाता तो फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ हमारे खाने पीने की ही, मतलब बहुत लिमिट तक, ठीक है, वो रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल गुड्स बनाने के लिए, लेकिन बहुत हद तक वो सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही, कंजम्पशन वाले गुड्स को ही प्रोवाइड कर पाता है। लेकिन अगर ग्रो करना है तो हमारे पास बेटर मशीन्स होनी चाहिए, नए नए प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आ रहे हैं, जो ग्लोबली आ रहे हैं, वो हमारे इंडिया में भी अवेलेबल होने चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो विच इज़ मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट्स modernization and overall prosperity. Due to this reason, 5-year plans stressed a lot on the industrial development. इस वजह से 5-year plan ने ज़्यादा स्ट्रेस किस पर दिया था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर। At the time of independence, the variety of industries was very limited. इंडिपेंडेंस के दौरान तो वैसे भी इंडस्ट्रीज बहुत कम ही थी। The cotton, textile and jute industries were mostly developed in India. शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इसका इंडिपेंडेंस के टाइप पे, वैसे ये पिछले चैप्टर में भी था। कौन सी इंडस्ट्रीज थी ज़्यादातर? तो कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्रीज। देयर वर ओनली 2 वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील फर्म्स, वन इन जमशेदपुर एंड अदर इन कोलकाता। सो देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल बेस विद अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उस टाइम पर पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत अहम माना जाता था, मतलब गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा अहम माना जाता था। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, अभी अभी तो हम आज़ाद होकर चुके थे, तो प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा आता कहाँ से? पहले तो उनको कुछ इंसेंटिव देती गवर्नमेंट, उन पे पैसा होता, तब जाकर दो चीज़ें, एक तो पैसा और एक इंसेंटिव, ये दोनों अलग अलग बातें। पैसा तो वैसे ही नहीं होगा उनके पास, बहुत एक्सेप्शन हो सकती है कि किसी के पास पैसा हो। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज था उससे पहले, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस वगैरह हुआ, तो तब तक इतना ग्रो नहीं किया था इंडिया ने, तो पैसा उनके पास था नहीं। इंसेंटिव तो गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और इंसेंटिव भी कैसे कि अगर कोई टैक्स कंसेशन वगैरह गवर्नमेंट दे दे, तो गवर्नमेंट तो खुद उस टाइम पे पैसा कलेक्ट करने के लिए बैठी है, या फिर सोशल वेलफेयर के लिए, तो फिर गवर्नमेंट वो इंसेंटिव उनको इतना प्रोवाइड नहीं कर सकती। और तीसरी चीज़, डिमांड भी क्रिएट होनी चाहिए इंडस्ट्री। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने फिर भी अनलॉक शुरू कर दिया है, मतलब लॉकडाउन थोड़ा बहुत ख़त्म किया है, फिर भी मार्केट्स में उतनी भीड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मार्केट्स में भीड़ नहीं है, इसका सीधा इम्पैक्ट डिमांड नहीं है। अब डिमांड नहीं है तो फिर वो सप्लायर भी अभी भी, इस वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना तेज़ी से काम नहीं कर रहा, क्योंकि आगे से जब डिमांड नहीं आएगी तो वो बना कर रखने के कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो उनको डिमांड भी चाहिए, तब जाकर कोई प्राइवेट सेक्टर में घुसे, मतलब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में घुसेगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से
पब्लिक सेक्टर का रोल ही अहम माना जाता था इंडस्ट्रियल सेक्टर। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द बिग क्वेश्चन facing the policy makers was to decide the role of government and the private sector in industrial development. There was a need for a leading role of the public sector due to the following reasons. Shortage of capital with private sector. Private sector के पास पैसे की कमी थी. Private entrepreneurs did not have the capital to undertake investment in industrial ventures required for the development of Indian economy. At the time of independence, Tatas and Birlas were the only well-known private entrepreneurs. As a result, government had to make industrial investment through public sector undertakings. समझ में आ गया? तो पहला है shortage of capital with the private sector. दूसरा लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर के पास इंसेंटिव्स नहीं थे. द इंडियन मार्केट वॉज नॉट बिग इनफ टू एनकरेज प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट्स इवन इफ दे हैड कैपिटल टू डू सो. ड्यू टू लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट देयर वॉज लो लेवल ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स. ठीक है. लास्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर. ये सारी चीज़ें मैंने आपसे अभी स्टार्टिंग में डिस्कस कर ली जब ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो सोशल ऑब्जेक्टिव उनका गवर्नमेंट का ये मोटिव था, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर तो फुलफिल नहीं कर सकता था, फिर गवर्नमेंट को खुद ही उतरना पड़ेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया गया. इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर रही थी, बहुत बुरा हाल था. इस वजह से एक पॉलिसी बनाई गई कि कुछ क्या क्या स्टेप्स लेने हैं जिससे कि एक पुश मिल पाए इंडस्ट्रियल सेक्टर को. इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर्स विच कवर्स वेरियस इश्यूज connected with different industrial enterprises of the country. Industrial policy is essential for devising various procedures, principles, rules and regulations for controlling industrial enterprise of the country. After the industrial policy 1948, Indian economy had to face a series of economic and political changes which necessitated the need for a fresh industrial policy for the country. So on. Date क्या है? 30th April 1956. A second industrial policy resolution was adopted in India. तो ये second policy industrial policy resolution अपनाया गया 30th April 1956 को. उसमें क्या हुआ? क्लासिफिकेशन किया गया इंडस्ट्रीज में. कुछ इंडस्ट्रीज तो पब्लिक सेक्टर के लिए रख दी गई जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही आ सकती है, प्राइवेट उसमें इन्वाइटेड नहीं है. दूसरी जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके काम करेंगे, जैसे ऑपरेशन कोई और कर दे, मतलब ऑपरेट कोई और कर दे, मेंटेनेंस कोई और कर दे उसकी. तो इंडस्ट्री स्टार्ट कोई कर दे और फिर उसके बाद उसको मेंटेन करने का काम दूसरा कर दे. तो गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलके काम करेंगे. ठीक है. तीसरा था जिसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया गया कि ठीक है आप लोग इसमें काम करो, इसमें गवर्नमेंट ठीक है बीच में नहीं आएगी. तो ऐसे इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया 3 कैटेगरी में, जिसको हम लोग शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी बोलते हैं. शेड्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक लिस्ट होती है कि ये इंडस्ट्रीज हैं जो इसके लिए रिजर्व थे. समझ में आ गई बात? शुरू करते हैं. अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, the industries were reclassified into 3 categories: Schedule A, Schedule B and Schedule C. Schedule A, this first category comprised industries which would be exclusively owned by the state. In this schedule, 17 industries were included, like arm and ammunitions, atomic energy, heavy and core industries, aircraft, oil, railway, shipping, etc.
इन सब का लेना देना या तो नेशनल सिक्योरिटी से था कि देश की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट को ही इसमें रहना पड़ेगा, या फिर सोशल ऑब्जेक्टिव था कि रेलवे में अगर हम प्राइवेट को बुलाएंगे तो वो तो मन चाहे फेयर वगैरह लेगा लोगों से, जो कि गलत है। ये तो एक चीपेस्ट मोड होना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने का, ठीक है। तो शेड्यूल ए में सिर्फ गवर्नमेंट को ही रखा गया है, जिसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही इंडस्ट्री में आ सकता है। शेड्यूल बी, इन दिस शेड्यूल 12 इंडस्ट्रीज वर प्लेस्ड विच वुड बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड। प्रोग्रेसिवली मतलब धीरे धीरे करके। द स्टेट वुड टेक द इनिशिएटिव ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्रीज and private sector will supplement efforts of the state. This schedule includes industries like aluminium, other mining industries, machine tools, fertilizers etc. तो ये सारी हो गई शेड्यूल बी की, जिसमें दोनों मिलकर काम करेंगे। शेड्यूल सी, दिस शेड्यूल कंसिस्टेड ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज which were to be in the private sector. The state would facilitate and encourage the development of all these industries. These industries were controlled by the state through a system of licenses enforced under Industries Development and Regulation Act 1951. लेकिन लाइसेंसिंग होगी, ऐसा नहीं कि कब जब मर्जी कोई भी ये इंडस्ट्री में घुस जाए। उसको अगर अपनी फर्म खोलनी है इस इंडस्ट्री के अंदर तो एक लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। तो नेक्स्ट टॉपिक लाइसेंसिंग का ही है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। An industrial license is a written permission from the government to an industrial unit to manufacture goods. Industrial licensing किस वजह से लेनी पड़ती थी ये भी इम्पोर्टेंट है। कोई नया एक मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा हो तो उसको चाहिए। जैसे अगर हम लोग एक नई इंडस्ट्री में घुसना चाह रहे हैं कि मैं भी इस इंडस्ट्री में अपनी फर्म खोलूँगा। इंडस्ट्री और फर्म के बीच में डिफरेंस आपको पता ही होगा, ऑल द फर्म्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड इंडस्ट्री। तो हमें लाइसेंस चाहिए। अगर आपको अपने बिजनेस की एक्सपेंशन करनी हो तो भी लाइसेंस चाहिए। प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन करनी हो, पहले कोई और प्रोडक्ट बनाते थे, अब इस प्रोडक्ट के अलावा उस वहीं पर ही आपको कोई एक्सपेंशन मतलब कहीं और ब्रांच नहीं खोलनी, लेकिन वहीं पे आप एक्सपेंड करना चाह रहे हो, अपना एक दूसरे प्रोडक्ट लाना चाह रहे हो आप अपनी इसी फर्म में। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए था, लाइसेंस चाहिए था। ये धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने कम किया था। आगे चल के 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन, लिबर्टी दे देना, क्योंकि इतने लाइसेंसिंग वगैरह थी, इतनी फॉर्मेलिटीज़ थी कि इस वजह से इंडिया में इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं कर पाई। सेकेंडरी सेक्टर की हालत बुरी की बुरी रही। तो द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 empowered the government to issue licenses for, first point, setting up of new industries, expansion of existing ones, diversification of products। समझ में आ गया? इन सब रीजन से इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ी थी। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, no new industry was allowed unless a license is obtained from the government. It was easier to obtain a license if the industrial unit was established in an economically backward area. अगर आपको इंडस्ट्री में आना है और आप अगर कहीं इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में हो, बिहार में हो, उड़ीसा में हो, तो आपको लाइसेंस बड़ा इजीली मिल जाता था, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता था कि ठीक है इतने पिछड़े इलाके में वो अगर इंडस्ट्री लगाएगा तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो वहाँ का भी वेलफेयर होगा। लेकिन अगर ऑलरेडी डेवलप्ड जगह पे, क्योंकि इंडस्ट्री भी अब आप कहोगे फिर तो ठीक है वहीं खोलनी चाहिए, सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। एक तो क्या देखना पड़ता है कि लेबर कैसी चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, 3 तरीके की होती है, अनस्किल्ड, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड। और लेबर तीनों तरीके की चाहिए होती है एक इंडस्ट्री में। वो डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में चाहिए, ज़्यादा अनस्किल्ड चाहिए, स्किल्ड चाहिए या फिर सेमी स्किल्ड ज़्यादा चाहिए। फिर अपने जो एम्प्लॉयज़ काम करेंगे उनकी सिक्योरिटी भी देखनी पड़ती है कि उन लोगों को सेफ फील होगा ना कि अगर हम यहाँ पर इंडस्ट्री लगाते हैं, तो ये भी चीज़ चेक करनी पड़ती है। फिर टर्शरी सेक्टर मतलब साथ साथ सर्विसेज भी होनी चाहिए। ऐसे बिल्कुल गांव में जाकर इंडस्ट्री खोल ली, वहाँ पर ना बैंकिंग की सुविधा, ना इंश्योरेंस की सुविधा, ना बढ़िया रोड है, मतलब ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहाँ पर इंडस्ट्री कौन लगाना चाहेगा। तो ऐसा नहीं था कि
किसी भी बैकवर्ड एरिया में चले जाओ तो इंडस्ट्री खोलना आसान है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. It was easier to obtain a license if the industrial unit was established in an economically backward area. In addition, such units were given certain concessions such as tax benefit and electricity at a lower tariff. The purpose of this policy was to promote regional equality. कि हमारे देश में जो रीजनल इनइक्वालिटी है वो ख़त्म हो जाए और रीजनल इक्वालिटी आ जाए. License was needed even if an existing industry wants to expand output or diversify production. License to expand production was given only if the government was convinced that there is a need for larger quantity of goods in the economy. बात समझ में आ गई? तो ये होता है इंडस्ट्रियल लाइसेंस. नेक्स्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपने बीएस में पढ़ा होगा, चैप्टर 8 था शायद, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में. फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी से नेक्स्ट चैप्टर आता है, तो वहाँ पर भी आप लोगों ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा कि बहुत मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. एक छोटी छोटी दुकान पर भी 1-2 बंदे काम कर रहे होते हैं, और हमारे देश में ऐसी छोटी छोटी दुकानें कितनी सारी हैं. तो इन्होंने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है एज़ कम्पेयर टू जो MNCs वगैरह होती है, वो तो लिमिटेड है इंडिया में. तो उन्होंने इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर रखी इंडिया में जितना इन्होंने कर रखी है आफ्टर एग्रीकल्चर ऑब्वियसली, क्योंकि एग्रीकल्चर तो हमारे यहाँ कोर एरिया है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर. उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लोग एम्प्लॉयड हैं. तो इसकी भी देखभाल गवर्नमेंट को करनी है कि इनको सारी सुविधाएं मिलती रहे, इनको टैक्स कम देना पड़े. तो इसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है. पहले तो क्या था कि जिनके यहाँ 5 लाख रुपए की असेट्स होगी, अप टू 5 लाख की असेट्स का मतलब जितनी असेट्स हैं प्लस कैश एंड बैंक सब कुछ मिला के, अगर 5 लाख तक की असेट है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है. लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि पैसे की वैल्यू जैसे जैसे कम होती गई, तो 5 लाख रुपए तो बहुत कम थे, तो उसका दायरा बढ़ाकर 1 करोड़ तक कर दिया कि कोई अगर 1 करोड़ तक की भी असेट्स है जिसके यहाँ, तो वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आएगा और उसको गवर्नमेंट बहुत सारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी. ठीक है. इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी, कार्व कमिटी, रिकॉग्नाइज्ड, नाम याद रख लेना, रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट. अगर गाँव का विकास करना है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का विकास करना पड़ेगा. अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द maximum investment allowed on the assets of a unit. This limit has changed from rupees 5 lakh in 1950 to present limit of rupees 1 crore. Important points about small scale industries. Employment generation. Small scale industries are more labor intensive. That is, they use more labor than the large scale industries and therefore they generate more employment. After agriculture, small scale industries provide employment to the largest number of people in India. Need for protection from big firms. Small scale industries cannot compete with the big industrial firms. They can flourish only when they are protected from the large firms. So various steps were taken by the government for their growth. क्या क्या steps लिए गए during 1950 to 1990? Reservation of products. प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिया गया कि ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, इसमें बिग इंडस्ट्री नहीं आ सकती. गवर्नमेंट रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. दिस क्राइटेरिया फॉर रिजर्विंग द प्रोडक्ट्स डिपेंडेड ऑन द एबिलिटी ऑफ दीज यूनिट्स टू मैन्युफैक्चर द गुड्स. तो यहाँ पर मतलब इंडिया में सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के द्वारा बनाए हुए ही प्रोडक्ट्स बिकेंगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिया गया. Various concessions. Small scale industries were also given concessions. जैसे आपने अभी एक एग्जांपल देखा होगा कि जब ये कोरोना वायरस आया था तो PPE किट वगैरह बाहर से मंगवानी पड़ती थी चाइना वगैरह से. अब धीरे धीरे करके इंडिया में इतनी प्रोडक्शन हो गई कि इंडिया खुद एक्सपोर्ट कर रहा है PPE किट का. ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें चलती है. Various concessions. Small scale industries were also given concession such as lower excise duty. अब तो एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई, पहले एक्साइज ड्यूटी बोलते थे टैक्स ऑन
मैन्युफैक्चरिंग ऑन गुड्स ख़त्म हो गई, मतलब फ्री नहीं हो गया, अब उसको जीएसटी बोलते हैं। एंड बैंक लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट, इन लोगों को जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वगैरह को जो लोन है बैंक से वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा। समझ में आ गया? ये कुछ स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए लिए थे। ये सारा हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ लिया। बाकी कुछ रहा नहीं है, फॉरेन ट्रेड रह गया है, तो वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, वो आप सॉल्व कर लेना। ये हमारे 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में।